हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर क्या है और पावर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर के ऊपर ऑलरेडी हम काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि काफी बिल्कुल डीपली आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि आज के बाद आपको पावर फैक्टर के बारे में कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पावर फैक्टर का जो भी आपका डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, अगर आपने इन पर हमें फॉलो नहीं किया है तो आप इन पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी सभी न्यू वीडियो और हमारी सभी पोस्ट और जो भी हम अपडेट डालते रहते हैं वो आपको इन सभी सोशल मीडिया साइट्स पे मिल जाएगी। और बहुत जल्द हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आने वाला है जो कि आपको बता दिया जाएगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे कैपेसिटर्स को जो हम यूज कर रहे हैं उनको हम, जैसे कि आपको पता होगा ना कि हम लोग बोलते हैं कि भाई इतने केवीआर का कैपेसिटर लग गया या फिर इतने केवीआर का हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है। तो अब ये जो कैपेसिटर्स जो होते हैं ये 3 फेज के होते हैं और इनकी वैल्यू जैसे कि मान के चलिए एक लगा दिया हमने 25 का, दूसरा हमने लगा दिया 10 का। तो इस तरीके से हम 25 केवीआर या फिर 10 केवीआर का हमने कैपेसिटर लगाया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएंगे कि हम जो कैपेसिटर्स जो लगा रहे हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लगाए, तो ये कैपेसिटर्स हम सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। पावर फैक्टर को समझने के लिए हमें 3 चीजों को समझने की जरूरत होती है। यहाँ पे पहला है एक्टिव पावर। ठीक है, ये है एक्टिव पावर जिसको कि हम किलोवाट भी बोलते हैं या फिर आप इसको वॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि वॉट और किलोवाट में क्या डिफरेंस है। देखिए वॉट और किलोवाट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये हम इसकी ये हमारा जो वॉट है, वॉट को ही अगर मान के चलिए हमारा 700 वॉट है। ठीक है, यहाँ पे 700 वॉट है, तो अगर ये हो जाता है हमारा मान के चलिए 2000 वॉट, तो हम इसको 2000 वॉट ना बोल करके हम इसको बोलते हैं 2 किलो वॉट। जहाँ पे किलो लग जाता है ना, किलो का मतलब होता है हमारा 1000। ठीक है, यानी कि अगर 5 के आगे किलो लग गया तो आप इसको सीधा 1000 से गुणा कर दीजिए। इसी तरीके से 6.7 के आगे अगर किलो लग गया तो आप इसको डायरेक्टली 6.7 मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए। 1000 से आप इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 6700 आ जाएगा। ठीक है, 6700 वॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे 7.8 किलो वॉट है, तो आप इसको अगर 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7800 वॉट। ठीक है, तो इस तरीके से किलो काम करता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ वॉट भी ले सकते हो, अगर आपकी वैल्यू वॉट में है तो आप वॉट में भी ले सकते हो, और अगर किलोवाट में है तो आप यहाँ पे किलोवाट में भी ले सकते हो। दूसरी चीज जो हमको यहाँ पे समझने वाली होती है वो है हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर। अब ये रिएक्टिव पावर क्या होता है? रिएक्टिव पावर होता है हमारा केवीएआर। ठीक है, इस केवीआर को ही हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। यहाँ पे अगर आप रिएक्टिव पावर को ध्यान से, रिएक्टिव को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, री प्लस एक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पावर है ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये हमारी एक्टिव पावर नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं केवीआर या फिर रिएक्टिव पावर। ये आगे आपको और भी डीप में समझने को मिलेगा। और थर्ड और लास्ट है यहाँ पे हमारा एपरेंट पावर, APPARENT, एपरेंट पावर। और इस एपरेंट पावर को हम बोलते हैं KVA। ठीक है, अब यहाँ पे सेम जो हमने यहाँ पे किलोवाट के बारे में बात करी थी ना, तो यहाँ पे भी KVA है। KVA निकालने के लिए KVA जो होता है हमारा, वो होता है हमारा V into I। ठीक है, यानी कि आप इसको VA भी बोल सकते हो, डायरेक्टली VA भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो वोल्टेज V का मतलब होता है हमारा यहाँ पे वोल्टेज और A है हमारा यहाँ पे करंट। अगर आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका यहाँ पे VA निकल जाएगा। और अगर आपका ये VA 1000 से ज्यादा है तो आप, अगर 1000 भी है तो आप इसको बोल सकते हो कि आपकी वैल्यू आ गई 1 kVA। इसी तरीके से अगर 1.5 kVA या फिर 3.9 kVA। ठीक, तो इस तरीके से हमारा KVA और किलोवाट जो है वो काम करते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर किसको बोलते हैं और अपरेंट पावर किसको बोलते हैं, है ना, किलोवाट, केवीआर और KVA। अब हम इन तीनों ही पावर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे जो एक्टिव पावर है, इस एक्टिव पावर को हम ट्रू पावर भी बोलते हैं, TRUE, ट्रू पावर। ठीक है, इसको हम ट्रू पावर भी बोलते हैं। और ये ट्रू पावर जो होती है यही हमारी एक्चुअल पावर होती है जो कि हम यूज कर रहे हैं, वो आगे आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक इमेज ली हुई है और ये इमेज हमने ली है fluke.com की वेबसाइट से। fluke.com आपको पता ही होगा, ये लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तो यहाँ से हमने ये इमेज को लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मग है और यहाँ पे इस मग में हमने बियर डाली हुई है। ये काफी
एक मतलब कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पावर फैक्टर को समझने का। तो आपके मान के चलिए ये मग जो है हमारी, इस मग की कैपेसिटी जो है वो यहाँ तक ही है, ठीक है। जब हमने इस मग में बियर डाली तो बियर डालने के बाद क्या हुआ, जो हमारी एक्चुअल जो बियर है यानी कि जो यूजफुल जो लिक्विड के फॉर्म में जो हमको मिलने वाला है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है, वो सिर्फ इतना ही है। और बाकी का जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बन गया ना, ये झाग बन गया, ठीक है। तो ये झाग बन गया, तो झाग की वजह से अब इसमें और बियर आ नहीं सकती, ठीक है। इस मग में अब झाग की वजह से और ज्यादा बियर आ नहीं सकती, तो इसलिए हम इसमें और ज्यादा बियर डाल नहीं सकते। लेकिन इस मग की कैपेसिटी कितनी है, इस मग की कैपेसिटी हमारी यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक इसकी कैपेसिटी है। तो अब होता क्या है, इस मग की जो टोटल कैपेसिटी है वो है हमारी डिमांड पावर, को हम डिमांड पावर बोलते हैं। और जो हमने इस मग में एक्चुअल जो हमारा लिक्विड है वो है हमारी यूजफुल पावर, यानी कि जो ये बियर पीने वाला जो पर्सन होगा, उस बियर वो बंदा एक्चुअल कितनी बियर पी पाएगा, वो सिर्फ इतनी ही पी पाएगा जितनी की इसमें लिक्विड है। और बाकी का जो झाग बच गया वो है हमारी वेस्ट पावर। अभी झाग को तो वो ये पीने की कोई चीज तो है नहीं, है ना, ये वेस्ट है, ये इतना एरिया जो है इसका ये वेस्ट हो गया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वेस्ट पावर। ओके, तो इसको जरा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारा अपरेंट पावर जो है, अपरेंट पावर यानी कि VA या फिर KVA, ठीक है, ये VA और KVA में आप कंफ्यूज मत हो ना, VA ही हमारा, VA की अगर हम इसकी वैल्यू अगर 1000 से ऊपर चली जाती है तो हम इसको KVA में लिखते हैं। तो अपरेंट पावर जो है हमारी वो है हमारी यहाँ पे डिमांड पावर, ठीक है, वो यहाँ पे हमारी डिमांड पावर है। और जो हमारी यहाँ पे रिएक्टिव पावर जो है यानी कि VAR या KVAR, वो है हमारी यहाँ पे वेस्ट पावर, KVAR। KVR जो है हमारा यहाँ पे ये वेस्ट पावर है। और जो हमारी ट्रू पावर जो है या फिर जो हमारी यहाँ पे एक्टिव पावर जो है, ठीक है, आप इसको एक्टिव पावर भी बोल सकते हो, जो यहाँ पे हमारी एक्टिव पावर जो है वो है हमारी यहाँ पे यूजफुल पावर, यानी कि जो यहाँ पे ये लिक्विड है जो कि हम सर्व करने वाले हैं या फिर जो लिक्विड हम एक्चुअल में हमको मिलने वाला है वो है हमारा यहाँ पे एक्टिव पावर। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर के साथ में। अभी मान के चलिए हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर है, वो है हमारा 15 kVA का, ठीक है, यहाँ पे 15 kVA का हमारा ट्रांसफॉर्मर है। और ये 15 kVA का ट्रांसफॉर्मर जो है ये है हमारे यहाँ पे अपरेंट पावर, ठीक है, KVA। तो इसकी जो वैल्यू है वो अपरेंट पावर में है। और अभी मान के चलिए कि हमारा कोई लोड है और वो लोड हमारा चल रहा है 2 किलोवाट का, 2 किलोवाट का लोड हमारा चल रहा है 15 kVA के ट्रांसफॉर्मर में। तो अब ये 15 kVA का जो ट्रांसफॉर्मर है और ये 2 किलोवाट का जो हमारा एक्चुअल लोड है यानी कि जो यूजफुल पावर जो है हमारी वो है हमारी 2 किलोवाट, या फिर यहाँ पे एक्टिव पावर जो है हमारी वो 2 किलोवाट का है। हमारे अंदर जो भी हमने इंडक्टिव लोड जो हमने लगा रखे हैं वो 2 किलोवाट का हमारा लोड है। लेकिन अभी इस वेस्ट पावर की वजह से, यानी कि जब पावर फैक्टर हमारा बहुत ज्यादा डाउन आ जाता है, यानी कि मान के चलिए पावर फैक्टर हमारा यहाँ पे चल रहा है 0.70 या फिर 0.65, जब हमारा पावर फैक्टर बहुत ही ज्यादा डाउन आ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में यहाँ पे ये झाग बन जाता है, या फिर है ना, यहाँ पे झाग बन गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भी मशीन है, हमारी जो मोटरें हैं वो बहुत ज्यादा लोड लेने लगती है, बहुत ज्यादा करंट लेने लगती है। तो अभी हमारी जो पावर फैक्टर की जो वीडियो होती है उनमें लोग पूछते हैं कि भाई पावर फैक्टर अगर हमारा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है। तो देखिए, पावर फैक्टर अगर हमारा बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो उस केस में पावर फैक्टर डाउन होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पावर फैक्टर डाउन आने की वजह से हीट जनरेट होती है, हमारी मशीनों में हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होगी तो उसकी वजह से हमारी जो मशीनें हैं उनका इंसुलेशन वीक होगा, ठीक है, हमारी जो मोटरें हैं उन मोटरों का इंसुलेशन वीक होगा और बाकी के जो अदर कंपोनेंट्स होंगे उस मोटर से लगे हुए वो भी वीक होंगे, ठीक है, उनकी कैपेसिटी भी वीक हो जाएगी। दूसरा है यहाँ पे हमारा रिडक्शन ऑफ एक्चुअल यूजफुल पावर, यानी कि जो हमारा अब इस मग की कैपेसिटी हमारी कितनी थी, इस मग कैपेसिटी हमारी थी इतनी, ठीक है, लेकिन हम इसमें लिक्विड कितना फिलअप कर पाए, इस झाग की वजह से वो कर पाए सिर्फ इतना। और अब मान के चलिए अगर इसमें झाग और भी ज्यादा बन जाता, यानी कि लिक्विड हमारा सिर्फ यहीं तक आता और बाकी सारा का सारा झाग बन जाता, तो क्या होता कि हमारा पावर फैक्टर तो इतना है और बाकी की जो हमारी यूजफुल पावर जो रह गई वो इतनी है, लेकिन मग की कैपेसिटी हमारी टोटल इतनी है ना। तो ये होता है कि जब हमारा पावर फैक्टर बहुत ही ज्यादा गिरने लग जाता है तो उस केस में हमारी जो यूजफुल पावर जो होती है वो भी कम हो जाती है, उस यूजफुल पावर की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, यानी कि हम एक्चुअल जो हमारी एक्चुअल जो पावर है उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि 100% अपनी जो एक्चुअल पावर जो होती
होती है उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं पावर फैक्टर के डाउन आने की वजह से। और थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारा, वो पावर फैक्टर डाउन आने की वजह से हमें जो कंडक्टर्स जो होते हैं उनका साइज हमको बढ़ाना पड़ता है। उनका साइज हमको इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि ताकि हमारे जो अब देखिए पावर फैक्टर डाउन आएगा तो हमारे जो भी मशीनें होंगी वो ज्यादा करंट लेंगी। अब मशीनें ज्यादा करंट लेंगी तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो भी हम अपने वायर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए जो भी हम वायर्स यूज कर रहे हैं वो हमें मोटे यूज करने पड़ेंगे। अब मोटे क्यों यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पतले वायर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस होगा तो वहां पे ज्यादा करंट पास नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें मोटे कंडक्टर्स यूज करने पड़ेंगे ताकि ज्यादा एरिया मिले, रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, है ना, और हमारी मोटरें जो ज्यादा करंट लेने वाली है वो ज्यादा करंट लेंगी। तो पावर फैक्टर को अगर हम इंप्रूव करें और पावर फैक्टर को अगर हम मेंटेन करके रखें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा एक तो हमारी मशीनें कम करंट लेंगी तो हमें जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए हमको ज्यादा मोटे वायर्स की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी हमारी डाउन आएगी, हमें कंडक्टर्स का साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा केवीआर, एक्टिव पावर और केवीए। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हमारा केवीए, यानी कि एपरेंट पावर क्या होती है, ट्रू पावर या फिर एक्टिव पावर क्या होती है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। रिएक्टिव पावर ही हमारी ये वाली है। ठीक है, ये रिएक्टिव पावर है हमारी, जिसको कि हम ये हमारी एक तरीके से वेस्ट पावर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, वेस्ट पावर ही हमारी होती है केवीएआर। वेस्ट पावर को इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। इनकी वेस्ट पावर को इंप्रूव करने के लिए नहीं, वेस्ट पावर को हम कम करने के लिए हम यहाँ पे केवीएआर जो है हमारा कैपेसिटिव लोड हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और अपने जो यहाँ पे वेस्ट पावर जो है उसको हम कम करते हैं ताकि जो हमारी एक्चुअल जो यूजफुल पावर है उसको इंप्रूव किया जा सके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हम पावर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए पावर फैक्टर यानी कि पावर फैक्टर को हम पीएफ भी लिखते हैं ना, तो पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारा जो सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा W अपॉन में VA। अब W जो है हमारा वो है हमारा यहाँ पे वॉट और VA जो है हमारा वो है हमारा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इनकी V मल्टीप्लाई A। तो यहाँ पे W अपॉन में A VA हमने यहाँ पे कर दिया, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि हमारा पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट अपॉन में KVA। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको बोल सकते हो कि एपरेंट पावर अपॉन में हमारी जो एक्टिव पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं, यानी कि जो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो होगा हमारा PF। ठीक है, या फिर पावर फैक्टर। ओके, तो इस तरीके से हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको जो हमने ये डीपनेस आपको समझाने की कोशिश करी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपके जो भी क्वेरी होंगे या फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। और अगली वीडियो में यहाँ पे हमने समझ लिया कि भाई पावर फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से पावर फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम कितने केवीआर का सेटअप हमको यूज करना होता है या फिर कितने केवीआर के कैपेसिटर्स हमको यूज करने होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें अगर मान के चलिए हमारा पावर फैक्टर 0.70 चल रहा है और हमको पावर फैक्टर चाहिए अभी यहाँ पे 0.95, तो हमें कितने केवीआर के कैपेसिटर्स को यूज करना पड़ेगा या फिर कितने केवीआर का एक पूरा सेटअप हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वो आगे आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप लर्न ट्रिपल ई को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।